हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत ही खैरियत से होंगे। आइए आज की इस टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th हो या 11th, यूँ कहिए आप जनरल कंपटीशन की भी तैयारी कर रहे हैं तो हम आज का टॉपिक न्यूक्लिक एसिड पढ़ने वाले हैं। तो जल्दी जल्दी से आप लोग रेडी हो जाइए, कॉपी कलम लेकर के बैठ जाइए दोस्तों। और आप सबको हम पढ़ाने वाले हैं आज न्यूक्लिक एसिड। जो आप न्यूक्लिक एसिड के बारे में क्या कुछ सीखे हैं या नहीं सीखे हैं, और मैं आज आपको एक नई जानकारी देने वाला हूं। बिल्कुल हम दोस्तों बेसिक से आपको जानकारी देने वाले हैं। बेसिक जानकारी हम देंगे न्यूक्लिक एसिड के बारे में। उम्मीद है आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आएगा और आप बहुत मस्ती के साथ पढ़ते हुए निकलेंगे। चलिए हम वीडियो के टॉपिक को आज स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा यहाँ देखिए, आप न्यूक्लिक एसिड के बारे में हम बात करेंगे कि न्यूक्लिक एसिड हमारा सबसे पहले क्या होता है। न्यूक्लिक एसिड के बारे में सबसे पहले दोस्तों, न्यूक्लिक एसिड नामकरण कौन किया, ये न्यूक्लिक एसिड आया कहाँ से, इसके बारे में बताया कौन, उसके बारे में सबसे पहले हम सीखते हैं। तो दोस्तों पहले क्या होता है उस चीज़ को देख लीजिए आप। न्यूक्लिक एसिड जो होता है ये आपका एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक एसिड से होता है, जो कि ये लिविंग सेल में पाए जाते हैं। ठीक है, यानी जिंदा प्राणियों के अंतर्गत ये न्यूक्लिक एसिड आपका पाया जाता है। न्यूक्लिक एसिड की जो खोज किया है यह फ्रेडरिक मेसर ने किया था, यह 1869 ईस्वी में। और बात सबसे बड़ी बात ये आती है, याद तो दोस्तों सबको रहेगा कि न्यूक्लिक एसिड की खोज फ्रेडरिक मेसर ने किया है, फ्रेडरिक मेसर ने किया है। लेकिन आपको एक तरीका याद रखना है कि किस चीज़ में किया उन्होंने। ये उन्होंने पूछ सेल यानी कि जिसको हम लोग मवाद कोशिका के नाम से जानते हैं, उसके अंतर्गत से किया है उन्होंने। ठीक है, और इसको सबसे पहले फ्रेडरिक मेसर ने न्यूक्लिक एसिड नहीं कहा है, इसको उन्होंने न्यूक्लिन का नाम दिया है। यहाँ देख पा रहे होंगे आपके बोर्ड पर, ये क्या दिया है आपका, न्यूक्लिन कहा है उन्होंने। और आगे चलकर यही न्यूक्लिक एसिड जो कि आपका डीएनए बन जाता है। यहाँ तक आपका दोस्तों क्लियर है। अगला पॉइंट हम जरा से देख लेते हैं कि न्यूक्लिक एसिड का जो है आपका नामकरण कौन किया था। बात सबसे पते वाली है और बड़ा खूबसूरत बात है कि न्यूक्लिक एसिड का जो नामकरण किया है वो आपका अल्टमैन है। अगर खोज की बात करेंगे दोस्तों हम कि खोज किसने किया है और नामकरण किसने किया है, इन दोनों बातों में जरा अलग अलग बात है। खोज जो उसको सबसे पहले खोज किया है, खोजा है, वो कौन थे, आपके फ्रेडरिक मेसर साहब थे। और इसका जो नामकरण किया है, जिन्होंने न्यूक्लिक एसिड का नाम दिया है, वो आपका कौन था, अल्टमान था। और साथ ही हम बात करने वाले हैं कि न्यूक्लिक एसिड नाम कैसे पड़ा, इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले जरा सा यहाँ ध्यान देने योग्य बात है कि न्यूक्लिक एसिड जो है आपका ये दो पार्ट्स में बटा होता है। एक आपका न्यूक्लिक और एक आपका होता है एसिड। न्यूक्लिक यानी कि ये जो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होने वाला चीज़ को हम लोग न्यूक्लिक बोलते हैं, और एसिड जो आपका इसके अंतर्गत एसिड ग्रुप प्रेजेंट होता है। यानी सब मिलाकर के न्यूक्लिक में प्रेजेंट होने वाले एसिड ग्रुप को हम लोग मिला करके क्या बोलेंगे, न्यूक्लिक एसिड का नाम देंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और न्यूक्लिक एसिड को हम तोड़कर दिखाते हैं। ये दोस्तों आपका न्यूक्लिक एसिड दो भागों में टूटता है, एक डीएनए के रूप में, एक आरएनए के रूप में। यानी कि इसका दो पार्ट्स होता है, एक डीएनए होता है और एक आपका आरएनए होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये जो आप देख रहे हैं ये डीएनए आपका ये न्यूक्लियस में पाया जाता है, ये क्रोमोसोम की मुख्य घटक होता है। आप लोग के साथ ही अगर कॉपी पेन लेकर के नहीं बैठे हैं तो आप कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइए और हमारे एक एक पॉइंट को बताए हुए बातों को, चाहे हम बोर्ड पे लिखे हैं या फिर अगर हम मुंह से बोल रहे हैं, उस चीज़ को भी आप नोट करते हुए निकलेंगे। चलिए देखिए यहाँ हम बात करते हैं कि ये न्यूक्लिक एसिड जो है, ये डीएनए जो है आपका न्यूक्लियस में पाया जाता है। ये क्रोमोसोम की क्या है आपका, ये मुख्य घटक है। और क्रोमोसोम की बात कर लेते हैं, ये मिलकर के किन से बना है। क्रोमोसोम आपका डीएनए और प्रोटीन से मिलकर के बना है। ये आपका चाहे जेएसएससी में रहेंगे, रेलवे में रहेंगे, ग्रुप डी में रहेंगे, या फिर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात कर लें, सीटेट पेपर 2 की बात कर लें, या फिर आने वाले कोई भी एग्जाम्स में अगर बायोलॉजी पोर्शन से क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। आपको कभी कभी दे देगा कि जोड़ा मिलाइए, क्रोमोसोम डीएनए आरएनए प्रोटीन से मिलकर बना है कि डीएनए प्रोटीन से मिलकर के बना है, या आपको दे देगा कि डीएनए और प्रोटीन से मिलकर के क्या बना है,
डीएनए और प्रोटीन से मिलकर के क्या बना है, तो आपको इस तरीके से भी दे देगा। लेकिन आपको इस फॉर्म को आप याद रखिए, इन्हीं फॉर्म आपको काफ़ी हेल्पफुल करने वाला है। चलिए आगे देखते हैं। डीएनए साइटोप्लाज्म में, क्लोरोप्लास्ट व माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। दोस्तों देखिए, सबसे बड़ी बात आपको देखने लायक यहाँ ये रह जाता है कि जो डीएनए पाया जाता है आखिरकार कहाँ कहाँ मिलता है आपको, और आरएनए कहाँ कहाँ मिलता है। तो डीएनए की सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। तो डीएनए की बात करेंगे तो ये साइटोप्लाज्म और क्लोरोप्लास्ट व माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। इसमें से दोस्तों ये रेयर केस की बात रही, लेकिन क्लोरोप्लास्ट जो है और माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसमें से आपका पाया जाता है। और आरएनए की अगर बात करेंगे तो आरएनए मुख्यतः आपका साइटोप्लाज्म में पाया जाता है, और यह न्यूक्लियोलस, क्रोमोसोम और राइबोसोम आदि में पाए जाते हैं। दोस्तों अब देखते हैं हम लोग जरा सा कि डीएनए और आरएनए के अंतर्गत और कुछ फंक्शंस को। डीएनए अधिकांश प्राणियों का आनुवांशिक पदार्थ होता है। देखिए इस बात को आप लोग याद रखिएगा, मैंने इसलिए नहीं बोला था कि आप लोग कॉपी और पेन लेकर के बैठिए और हमारी बातों को बताए हुए या हमारे बोर्डों पर लिखे हुए चीज़ों को आप नोट करते हुए निकलेंगे, क्योंकि ये न्यूक्लिक एसिड आपके किसी भी एग्जाम के पर्पज से, चाहे आप बोर्ड एग्जाम्स रहें, किसी भी स्टेट से रहें, झारखंड, यूपी, बिहार, आप किसी भी स्टेट से रहें, आपको काफ़ी हेल्पफुल करने वाला है। चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात कर रहे हैं तो उनमें भी आपका काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। देखिए उसके बाद हम लोग आरएनए की बात कर लेते हैं। आरएनए कुछ क्या होता है, प्लांट वायरसेस होते हैं और वह कुछ जंतु वायरसेस का जेनेटिक्स होता है, यानी कि ये कुछ ही का होता है, और बाकी अधिकांश प्राणियों के अंतर्गत कौन होते हैं, ये आपका डीएनए साहब होते हैं, डीएनए होते हैं, ठीक है, ये डीएनए होते हैं। और ये जो है आपका आरएनए, ये कुछ प्लांट और वायरसेस में ही उपस्थित होते हैं, उनका ही आपका जेनेटिक पदार्थ कहा जाता है। सेंस मेरा उपस्थित का सेंस था हमारा कि उसके अंतर्गत ही जेनेटिक यानी आनुवंशिक पदार्थ कुछ का ही होता है। दोस्तों अब बात रही, हम लोगों ने पहले सीखा है बचपन से ही, यानी कि क्लास 7, 8, 9, 10 से पढ़ते हुए आ रहे हैं, कोशिका न्यूक्लियस के आधार पर हम लोग तोड़ते थे, एक प्रोकैरियोट एक यूकैरियोट के बारे में। अब उनमें से बात किया जाए कि प्रोकैरियोट के अंतर्गत डीएनए की रचना कैसे होती है और यूकैरियोट के अंतर्गत डीएनए की रचना कैसे होती है। यूकैरियोट और प्रोकैरियोट न्यूक्लियस के आधार पर जो तोड़ते हैं हम लोग, उनके बारे में रचना जरा देखते हैं। तो डीएनए आप देख पा रहे होंगे, जो डीएनए की जो रचना होती है यूकैरियोटिक सेल्स के आधार पर के अंतर्गत डीएनए की रचना लीनियर होती है और स्पाइरली क्वाइल्ड होती है। यहाँ से देख पा रहे होंगे आप लोग, लीनियर और स्पाइरली क्वाइल्ड होती है, लीनियर और स्पाइरली क्वाइल्ड होता है। और वही प्रोकैरियोट के अंतर्गत डीएनए की बात कर लें तो ये आपका क्या होता है, वृत्ताकार होता है, सर्कुलर होता है। और दोस्तों एक खास योग्य रखने की बात है, ये जैसे हम थोड़ा सा डीएनए का फिगर बना लेते हैं, ये देख पा रहे होंगे आप, डीएनए का हम फिगर बना रहे हैं। ये डीएनए जो होता है आपका, ये डबल स्ट्रैंडेड होता है, जबकि आरएनए क्या होता है दोस्तों, ये सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। और यही अगर बात कर ले हम लोग कि डीएनए जो होता है ये आपका ये 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से बना हुआ आता है। ये जो है आपका क्या है, आपका पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से बना हुआ है, उन्हीं के श्रृंखला से बना हुआ है, ठीक है। अब हम देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले हम डीएनए के बारे में जरा सा जानते हैं। डीएनए हम लोग जानते हैं डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है और आरएनए हमारा राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। सबसे बड़ा फर्क हम लोग दोस्तों जाएंगे जब हम लोग शुगर की बात करेंगे, तो शुगर में बड़ा अच्छा तरीके से एक ही हर्फ की वजह से एक ही चेंजिंग करेंगे डायग्राम के अंतर्गत, तो डीऑक्सी से आपका राइबो शुगर बन जाएगा। देखिए ये 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से निर्मित होता है, जैसा कि मैंने अभी बताया। यहाँ पे ये दोनों जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है। हर एक न्यूक्लियोटाइड चेन अनेक न्यूक्लियोटाइड की बनी होती है। अब देखिए दोस्तों एक आता है अब न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड के अंतर्गत क्या क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड के अंतर्गत आपका नाइट्रोजीनस बेस होता है, शुगर होता है, फॉस्फेट होता है। इन सब चीज़ों को मिलाएंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा न्यूक्लियोटाइड।
तोड़ेंगे तो नाइट्रोजन बेस, शुगर और फॉस्फेट मिलकर के हमारा न्यूक्लियोटाइड बना है। एक बात और आती है आपका न्यूक्लियोसाइड की। न्यूक्लियोसाइड की बात करेंगे तो आपका क्या होता है, नाइट्रोजन बेस होता है और आपका शुगर होता है। इसके अंतर्गत दोस्तों फॉस्फेट नहीं होता है, ये आपका मौजूद इसमें नहीं होता है। इनमें से बस दो ही होते हैं, एक नाइट्रोजन बेस और आपका एक शुगर होते हैं। अब हम लोग नाइट्रोजन बेस को जरा सा देखते हैं। नाइट्रोजन बेस के अंतर्गत दोस्तों आता है आपका एक पिरिमिडीन, दूसरा आता है प्यूरिन। अब इन दोनों को इसी जगह हम तुलना करके देखते हैं कि पिरिमिडीन के अंतर्गत कौन कौन आते हैं और प्यूरिन के अंतर्गत कौन सी आते हैं। पिरिमिडीन के अंतर्गत आपका साइटोसिन आते हैं और थायमिन आते हैं, जिसको हम लोग सी से और टी से सूचित करते हैं। और प्यूरिन के अंतर्गत एडेनिन और गुआनिन आते हैं। दोस्तों एक बात ध्यान रखने वाली बात यहाँ योग्य है आपका कि आप जो यहाँ रखेंगे आरएनए की, अगर इसके परस्पर, यहाँ आरएनए की तो बात नहीं करनी चाहिए थी हमको, लेकिन आरएनए का हम नहीं बताने वाले, लेकिन जरा सा याद रख लीजिए, आपको याद रखने में सहूलियत होगा, कभी भी आप दिक्कत में नहीं फंसेंगे। आरएनए में सेम प्रोसेस जाएंगे, लेकिन आपका आरएनए में क्या हो जाएगा, ये थायमिन के जगह पे जो है ना, ये आपका यूरासिल आ जाएगा, जिसको हम लोग यू से सूचित करते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखने योग्य आता है। अब देखिए हमारा नाइट्रोजन बेस के अंतर्गत जो पिरिमिडीन होता है, ये पिरिमिडीन आपका 6 मेंबर्ड सिंगल रिंग होता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की दोस्तों बात कर लेते हैं हम लोग जरा सा कि देखिए आपका काफ़ी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा कि 6 मेंबर्ड सिंगल रिंग किसके अंतर्गत पाया जाता है। आपको डीएनए के अंदर नाइट्रोजन बेस का जो पिरिमिडीन है, इसमें आपका 6 मेंबर्ड सिंगल रिंग पाया जाता है। मैंने आप लोग को दिखाने के लिए ये पिरिमिडीन का ये रिंग जो है आपको मैं बनाया हुआ हूँ, आप यहाँ से देख पा रहे होंगे। उसी प्रकार से जो प्यूरिन होता है, ये 9 मेंबर डबल रिंग होता है। दोस्तों दोनों में फ़र्क है, इसमें 6 मेंबर है तो सिंगल रिंग का है, और 9 मेंबर का है तो ये डबल रिंग का है। अब जब डबल रिंग का है तो डायग्राम भी आप देख ही सकते हैं कि ये सिंगल रिंग वाला का डायग्राम इस तरीके से है और डबल रिंग वाले का डायग्राम इस तरीके से है। इसका हम लोग अगर काउंटिंग कर रहे हैं तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अगर इसमें देखते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देखिए इसमें 6 है और इसमें 9 है। इसी प्रकार से हम 6 मेंबर सिंगल रिंग और 9 मेंबर डबल रिंग के बारे में हम लोग चर्चा कर लिए। दोस्तों उम्मीद है आप लोग को वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो एक लाइक जरूर करके जाइएगा और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पर। मिलते हैं आपको नेक्स्ट टॉपिक लेकर के।